Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Una. Dear students, we are doing the chapter Globalization and the Indian Economy. And today we will continue with the topic Impact of Globalization in India. In the last 20 years, globalization of the Indian economy has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let's look at some of the evidence. Students, last 20 years में ग्लोबलाइजेशन ने एक लंबा सफ़र तय किया है इंडियन इकोनॉमी में। तो लोगों की लाइफ के ऊपर किस तरह के इसके इफ़ेक्ट्स रहे, कुछ एविडेंस के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers. Globalization और जो producers के बीच में competition है, चाहे वो local है चाहे वो foreign producers के साथ है, तो consumers को इससे हमें एडवांटेजेस ही मिली हैं। पर्टिकुलरली जो वेल ऑफ सेक्शन है, अर्बन एरियाज़ हैं, शहरों में लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. तो मॉडर्न टाइम में कंज्यूमर्स के पास इम्प्रूव्ड क्वालिटी है और वो भी लोअर प्राइजेस के साथ, जिसका रिज़ल्ट ये है कि लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका बहुत हाई हो गया है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. But see students, जो producers हैं और जो workers हैं उनके बीच में globalization का effect जो है वो उनका impact same नहीं है, that is different. Firstly, MNCs have increased their investments in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लास्ट 20 इयर्स में इंक्रीज़ की है। इट मीन्स कि जो उनको बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज़ से, तभी वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drink, fast food और services such as banking in urban areas. तो MNCs किस चीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो सेल फोन्स की हैं या ऑटोमोबाइल्स की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की हैं या फिर सर्विस सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंकिंग अर्बन एरियाज़ में। तो दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। In these industries and services, new jobs have been created. Also, local companies supplying raw material, etc. to these industries have prospered. So, इन सभी चीज़ों के बहुत सारे जो बायर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, तो इन इंडस्ट्रीज़ में और सर्विसेज में न्यू जॉब्स भी क्रिएट की गई हैं। ऑल्सो लोकल कंपनीज़, और जो लोकल कंपनीज़ इन बड़ी कंपनीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा, उनमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस की है। One example is given here, students, steps to attract foreign investment. आप इसको थॉरली पढ़ लेना एक बार, बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल स्टेप्स ले रहे हैं। किस लिए? फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल जोन्स, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, सेस, वो सेटअप की गई हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी गई हैं उसमें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और जो कंपनीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती हैं उन 5 ईयर्स के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और लेबर लॉज में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की पॉलिसी अपनाई है। मीन्स जब भी उनको काम का प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर होगा, तो वो जो वर्कर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं, जिससे लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। बट फिर भी जो ये कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रही हैं लेबर लॉज में। So let's continue. Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in newer technology and production methods and raised their production standards. मीन्स बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इस बढ़ते हुए कंपटीशन से उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी में और न्यू प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ किया। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनी।
और कुछ कंपनीज़ ने फॉरेन कंपनीज़ के कोलैबोरेशन के साथ उनके साथ मिलकर काम किया जब, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. सो ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ एक इंडियन कंपनीज भी ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में अपने आप को चेंज कर पाई। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस आईटी, रेनवेक्सी मेडिसिन्स, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं उन कंपनीज़ के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज़। द इंडियन कंपनी producing a magazine for the London based company and call centers are some examples। और इंडियन कंपनी लंदन की किसी कंपनी के लिए मैगजीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं और कॉल सेंटर्स भी यहाँ से काम कर रहे हैं, ये अच्छे एग्जांपल हैं उसके। Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries। तो उसके साथ साथ जो बाकी सर्विसेज हैं जैसे डाटा एंट्री, अकाउंट का काम या बाकी ये काम है, ये वाली सर्विसेज भी चीप रेट पे इंडिया में की जाती हैं और फिर डेवलप्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्मॉल प्रोड्यूसर्स की उन लोगों के साथ क्या हुआ। For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स या फिर वर्कर्स जो थे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेके आई। सो हेयर वन एग्जांपल इज़ गिवन इन योर बुक राइजिंग कंपटीशन। आप इसको थॉरली पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता रही हूँ। ये रवि की स्टोरी है। क्या बताया इसमें कि रवि ने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस प्रॉब्लम्स नहीं देखी थी। उसने सिंपली एक लोन लिया बैंक से और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की 1992 में हॉसुर में तमिलनाडु में। वो कंपनी कैपेसिटर्स बनाने का काम करती थी और कैपेसिटर्स ये जो कैपेसिटर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, ट्यूबलाइट्स में और टेलीविजन एट्सेट्रा में। तो 3 इयर्स के अंदर उसने अपनी प्रोडक्शन बड़े अच्छे से एक्सपेंड कर लिया और 20 वर्कर्स भी रख लिए थे। बट जब 2001 में WTO के एक एग्रीमेंट में फॉरेन कंपनीज़ के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, तो उसके बाद फॉरेन जो MNCs हैं वहाँ से बिल्कुल सामान ओपन में आने लगा यहाँ पे। तो जो लोग रवि से सामान ले रहे थे बहुत ज़्यादा, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी सामान की, जबकि उनकी जो नीड्स थी वो उससे हाफ रेट में भी फुलफ़िल हो रही थी। इसलिए उनको बहुत कम रेट पे जो एटलीस्ट हाफ रेट पे सामान मिल रहा था। तो अब रवि ने जो कैपेसिटर्स बनाने की क्वांटिटी है वो कम कर दी है, बल्कि हाफ ही कर दी है। और अभी उसके पास सिर्फ 7 वर्कर्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। और रवि के कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी बिज़नेस में से हैदराबाद और चेन्नई में उन्होंने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं इसका लॉस है। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, dairy products and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे बैटरीज़ हैं, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, टॉयज़ हैं, टायर्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन लोगों को, इन जो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। तो बहुत सारे यूनिट्स तो बंद ही हो गए और वर्कर्स जॉबलेस हो गए। द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें लगभग 20 मिलियन लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं कंट्री में। नेक्स्ट ऑनली टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ही नाम आता है। सो स्टूडेंट्स, विद नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।